डियर फ्रेंड्स, हमारे प्यारे भैया बहनों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप आ भी चुका होगा। लास्ट वाला मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि 20 मार्च तक अपना इंतजार कर लीजिएगा। बहुत से लोगों का इस बीच में स्कॉलरशिप आ भी चुका है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों का अभी तक नहीं आया। PFMS पर बार बार रिजेक्ट आ रहा है। तो इसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले तो आपने क्या है, आपको चेक कर लेना है अपना आवेदन की स्थिति। यदि आपका सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई हो रहा होगा, वेरीफाई होने के बावजूद भी आपका यदि PFMS पर इस प्रकार से एरर देखने को मिल रहे होंगे, बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, या फिर आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट, डुप्लीकेट आधार नंबर आ रहा, आधार नंबर नॉट मैप टू अकाउंट नंबर, इस प्रकार के एरर आपको देखने को मिल रहे होंगे। किसी किसी का यह भी आ सकता है कि आप अपना आवेदन की स्थिति चेक कर रहे हैं और UID इज डिसेबल्ड फॉर DBT, ये लिख करके आ रहा हो कि आधार जो है वो डिसेबल है DBT के लिए। मतलब आप चेक करते होंगे अपना DBT, तो DBT की मैपिंग होनी चाहिए, इनेबल फॉर DBT, जो मैप है मैप की स्थिति होनी चाहिए, इनेबल होना चाहिए। ये कैसे होगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका मान लीजिए सब कुछ सही है, फिर भी PFMS पर आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है, तो यदि इनमें से कोई आपके कारण है, तो यदि आपका कारण सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अकाउंट पर लिमिट का होना, मतलब PFMS पर रिजेक्ट होने के कुछ संभावित कारण हैं, यदि ये सब सही है तब कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट पर लिमिट का होना, यदि आपका अकाउंट पर कोई लिमिट नहीं लगी है तो समझ लीजिए आपके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। स्कॉलरशिप पोर्टल पर सभी बिंदुओं का वेरीफाई ना होना, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ए वाला, कि एक यही बिंदु है वेरीफाई नहीं हो पाया। हो सकता है आपका समाज कल्याण से वेरीफाई ना हो पाया हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड ना हो पाया हो, मतलब सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई आपका है। डुप्लीकेट आधार का मतलब होता है कि आपने स्कॉलरशिप में भी फॉर्म डाल रखा है और किसी दूसरी अन्य योजना में भी आपने आधार लगा रखा है, तो वहाँ पर भी डुप्लीकेट आ सकता है। NPCI का एक्टिव होना, NPCI का इस तरह से एक्टिव हो जाना जरूरी होता है। NPCI मेरे अकाउंट में, मेरा आधार पर NPCI एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए मैंने वीडियो बहुत पहले से बना रखा है। तो आई बटन पर जाएंगे और आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि हमारा NPCI एक्टिव है या नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक भी डाल रखा है। तो यदि आपका NPCI भी इस तरह से एक्टिव है और DBT का सही से मैप ना होना, यदि आप में से किसी का DBT भी सही से मैप नहीं है तब भी आपका PFMS पर रिजेक्ट हो सकता है। यदि आपका DBT भी सही से मैप है, मतलब इनेबल फॉर DBT आ रहा है लिख करके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके बावजूद भी यदि आपका PFMS पर रिजेक्ट आ रहा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं हम कि NPCI के लिए मैंने बता रखा है कैसे चेक करते हैं, DBT हमारा इनेबल है या नहीं है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि DBT भी आपका इनेबल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको स्कॉलरशिप आराम से आ जाएगी। 20 मार्च से 25 मार्च तक लगभग सभी लोगों का स्कॉलरशिप आ जाएगा। अल्पसंख्यक के हमारे स्टूडेंट हैं, वो बार बार कह रहे थे कि हमारा स्कॉलरशिप कब आएगा, तो आपका भी भैया 25 मार्च तक डाल दिया जाएगा। बाकी एक बात और मैं आपको बताऊं, एक ही दिन में स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है। स्कॉलरशिप धीमे धीमे प्रोसेस चलता रहता है, मेरिट के हिसाब से आती है। जिसकी हाई मेरिट गई होती है, मेरिट में आपका इनकम भी होता है, आपका मेरिट में अंक भी होते, बहुत सारी चीज़ें होती, तो मेरिट बनती है। जो प्रतिदिन की कैटेगरी चुनी जाती है, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो उन मेरिट के हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप प्रतिदिन डाली जाती है। तो आपका जिस दिन नंबर आ जाएगा तो आपका भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। यदि ये सारी चीज़ें सही हैं तो समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप लगभग आ ही जाएगा। हाँ, एक ही OBC वालों का कम से कम 60% से एवं नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन के लिए तो जरूरी है, एक शर्त होती है 50% बाध्यता है, लेकिन स्कॉलरशिप आने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आपकी शर्त नहीं कि 60% नंबर ही होने चाहिए। परंतु इतने फार्म ही पड़ जाते हैं कि आपके कम से कम 60 या 65 नंबर होने चाहिए। सबसे पहले 60 या 65 वालों का देखा जाता है, उसके बाद यदि आपका फंड बचता है, बजट बचता है, तब 55 वालों को देखा जाता है। फिर भी उसके बाद बजट बच जाता है तो 50% से ऊपर वालों का भी देख लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम देख लेते हैं सबसे पहले DBT हमारे अकाउंट पर इनेबल है या नहीं है। DBT हमारा इनेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम, मोजिला, जो भी आप यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा NPCI। जैसे हम NPCI लिखेंगे तो यहाँ पर एक लिंक ओपन होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस पर
हमें क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास इस प्रकार से विंडो खुल जाएगा। यदि लैपटॉप होगा तो आपके पास इस प्रकार से लाइन चलेगी, प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया, इस प्रकार से। यदि मोबाइल है तो आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, देखेगा तो उसमें आपको ढूंढ लेना है कंज्यूमर। कंज्यूमर मिलने के बाद आपको कंज्यूमर पर क्लिक करना पड़ेगा। कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में कंज्यूमर पर क्लिक करने के बाद आपका दाहिने साइड में लिंक खुल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। तो भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। इस प्रेस करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक लिंक ओपन हो जाता है। इस पर मैप स्टेटस, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तब हमें जाना कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा आधार मैप स्टेटस, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि मेरा आधार पर डीबीटी इनेबल है या नहीं है। तो आधार मैप है या नहीं है, इसके लिए जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा अपना आधार नंबर। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा और कैप्चर कोड भर लीजिएगा और उसके बाद चेक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कंफर्म करने के बाद आपके पास इस प्रकार से दिख जाएगा मैपिंग का स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी। बाकी और सारी चीज़ें आपकी सही हैं और डीबीटी भी आपका इनेबल है, तो समझ लीजिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका स्कॉलरशिप कुछ ही दिनों के बाद आ जाएगी। हाँ, यदि आपका ये डीबीटी डिसेबल है तो आपको यहाँ पर अपना आधार सीड कराने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आधार सीड कैसे करा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही आपको मिल जाएगा आधार सीडिंग या डिसीडिंग। तो यहाँ पर आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका ये सीडिंग नहीं है, मतलब डिसेबल है, डीबीटी आपका डिसेबल है, तो आधार नंबर डालिएगा। बाकी सीडिंग पर आप क्लिक कर लीजिए। यदि आप सीडिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। फ्रेश सीडिंग, मतलब पहली बार आपका सीड होने वाला है, और मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। यदि आपका एक ही बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट हैं तो उसके लिए कौन से अकाउंट पर आप डीबीटी लेना चाहते हैं। मान लीजिए किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 ब्रांचों में अलग अलग अकाउंट ओपन है, तो आप किस पर लेना चाहते हैं, इसके लिए हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, किसी एक बैंक से दूसरी बैंक में भी आप किस में चाहते हैं, तो आपका जो भी आपका कैटेगरी हो उस पर आप क्लिक कर लेते हैं। हम मान लीजिए आपका है ही नहीं, एक ही आपका मान लीजिए अकाउंट है वो भी डिसेबल है, तो आप फ्रेश सीडिंग पर जाएंगे। अपने बैंक का भाई नाम चयन कर लीजिएगा, जो भी बैंक आपकी हो, और उसका बैंक का नाम डालने के बाद अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, कन्फर्म अकाउंट डालिएगा। यहाँ पर पूरा रूल बताए गए हैं, तो रूल पढ़ लीजिएगा, ये समय हो चेक मार्क लगा दीजिएगा, कैप्चर कोड डाल लीजिएगा, फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। बस आपका एनपीसीआई भी एक्टिव हो जाएगा और डीबीटी आपका एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो इसी के साथ विदा दीजिएगा अपने दोस्त पटेल विवेक वर्मा को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।